नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूं जो किसी को भी अपने आप में समाहित कर सकता है। शुरुआत करूंगा भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र से। इस क्षेत्र में रहने वाले एक इंजीनियर व्यक्ति ने 1 साल पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक सुसाइड नोट छोड़ गया जिसने उसने अपनी आत्महत्या के लिए, अपनी दुर्दशा के लिए, अपने अनिष्ट के लिए ससुराल वालों को दोषी ठहराया। 1 साल बाद पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर दिया। यानी इतने लंबे समय तक जांच चलती रही, 1 साल तक। अब गिरफ्तारी होगी, चालान पेश होगा, फिर जमानतों की रेल पे चलेगी, उसके बाद फिर तारीख पे तारीख। न्याय कब होगा कुछ नहीं मालूम। बस यही वो वजह, वही ये परिदृश्य ऐसा है जो सामाजिक बिखराव को और बढ़ाता है, अनिश्चितता को और बढ़ाता है, अनिष्ट होने की आशंकाओं को और प्रबल बनाने की ओर काम करता है। हम पुलिस की अगर कार्यप्रणाली पर नजर डालें तो यही बहुत खेद की बात है कि उसको 1 साल बाद ये समझ में आया कि ससुराल वालों के खिलाफ, लड़के के ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। यानी 1 साल तक जांच चलती रही। अब इस साल में बाहर घूम रहे आरोपियों ने किस हद तक साक्ष्यों से छेड़छाड़ की होगी, किस हद तक गवाह प्रभावित किए होंगे, ये आगे अदालत की जेल नजर जब मामला आएगा तो फिर खुलासा होगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि ये जो प्रभाव है, चाहे वो पुलिस की कार्यप्रणाली हो या फिर अदालत पर बढ़ रहे मुकदमों के दबाव के चलते लगातार हो रही लेट लतीफी, जिसके चलते समाज में एक सकारात्मक संदेश नहीं जा पा रहा। आम आदमी तो व्याक्रांत है, पुलिस से भी और न्यायालय से भी। ये मैं बहुत निष्पक्षता से कह रहा हूं, पुलिस हो या न्यायालय, इनका लोग कम सम्मान कम करते हैं, इनसे डरते ज्यादा है। लिहाजा जो आम जन सामान्य है, जो आम आदमी है, वो अपराध करने से डरता है। उसको मालूम है पुलिस के पशे में कौन फंसे और न्यायालय में पेशियां कौन करे। हाँ, ये अपराधी वर्ग है जो अपराध करने पे आमादा है। इस पे अदालत का या पुलिस का कोई भय दिखाई नहीं देता। इसके मेरे व्यक्तिगत मेरे पास अनुभव ऐसे हैं। जब कभी ऐसा मौका आएगा तो वो अनुभव भी आपके सामने शेयर करूंगा, तब आपको आश्चर्य होगा कि हाँ, पुलिस से और अदालत से अपराधी नहीं डरता, उससे सिर्फ जनसामान्य ही डरता है। यही बात इस मामले में लागू होती है कि एक व्यक्ति प्रताड़ित होता रहा और अंततः उसने फांसी लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कारण महिलाओं का और ससुराल वालों का इस मृतक पर लगातार दबाव होना। और गौर से देखा जाए, मैं ये नहीं कहता कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं होते, लेकिन ये भी अनुभव अपने आप में कोई अनोखा नहीं है। बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं कि महिलाओं का दबाव अपने ससुराल वालों पर काफी हद तक बना रहता है। कारण क्या है कि जब कभी कोई घटना दुर्भाग्यवश घट जाए तो फिर पुलिस पहले महिला का पक्ष लेती दिखाई देती है। अदालत में भी कुछ ऐसे परंपराएं हैं, धाराएं कुछ ऐसी हैं जो महिला का पक्ष पहले सुनती हैं। दहेज कांड हो गया, छेड़छाड़ का मामला हो गया, घरेलू हिंसा का मामला हो गया, दहेज प्रताड़ना का मामला हो गया, दहेज के लिए जान से मारने के प्रयास का मामला हो गया। ऐसी कई धाराएं हैं जो ससुराल पक्ष को आतंकित तो करती है। और इस परिदृश्य ने
उन महिलाओं को जो अपने ससुराल के लिए काल बनी हुई हैं, उनके हौसले आसमान पर हैं। और ये हद इतनी ज्यादा है कि कहीं कहीं पीड़ित वर्ग आत्महत्या भी कर लेता, जैसे इस मामले में हुआ है। इस मामले में क्या था, पत्नी और पत्नी के माँ बाप, उसकी बहन, उसके परिवार वाले चाहते थे कि मृतक व्यक्ति अपनी बूढ़ी माँ को बेसहारा छोड़ के घर जमाई बन जाए। 1 साल का निष्कर्ष है ये पुलिस का। अब पुलिस इसे कितना साबित कर पाएगी कोर्ट में, ये तो बात का मामला है, क्योंकि 1 साल बहुत होता है साक्ष्यों को, गवाहों को प्रभावित करने के लिए। लेकिन फिर भी 1 साल की जांच के बाद ये बात तो निकल के सामने आई कि एक पत्नी अपने पति को घर जमाई बनाना चाहती थी। कैसी स्थिति में, जब वो अपनी विधवा बुजुर्ग माँ का अकेला सहारा था। और इस दबाव में उसका साथ कौन दे रहे थे, उसकी बहन, उसके माता पिता और परिवार के अन्य लोग, यानी मायके वाले, सास ससुर, पत्नी, साली, ये आरोपी बनाए गए हैं पुलिस द्वारा। इस पूरे मामले की जो मूल इकाई है, अंडरस्टूड है, वो पत्नी है, मृतक की पत्नी। क्योंकि जब तक पत्नी गलत काम के लिए सहमत नहीं होती, तब तक ये ससुर का, सास का, साली का, इनका इंटरफेयर नहीं बढ़ सकता। जाहिर है मृतक की पत्नी खुद भी चाहती थी कि उसका पति घर जवाई बने और अपनी विधवा बेसहारा मां को उसके हाल पर छोड़ दे। ये बात भी सही है कि यदि पत्नी ठीक होती, यदि पत्नी ये कहती कि नहीं, मैं अपने पति के साथ रहूंगी, मेरे को अपनी सास की देखभाल करनी है, हो सकता है आज वो व्यक्ति जिंदा होता और एक पूरे परिवार को इस प्रतिकूलता को ढोना नहीं पड़ रहा होता। लेकिन खेद है, अधिकांश मामलों में ये मूल इकाई, जिसे घर की पुत्रवधू कहा जाता है, ये गलत निकलती है, जिसके चलते एक पूरा परिवार तहस नहस होता है। एक परिवार अनिष्ट का शिकार होता है, दूसरा परिवार कानूनी पछड़ों में फंस के बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार दोनों परिवार प्रतिकूलताओं की भेंट चढ़ जाते हैं। और यही वजह है पारिवारिक बिखराव बढ़ रहे हैं। अधिकांश परिवारों में देखिए आप, माता पिता अमूमन अलग ही हैं अपने बहू बेटे से। एक कहावत चल पड़ी है अब तो, बेटी ससुराल के लिए, बेटा न्यायालय के लिए। और स्थिति यहां तक है कि यदि मान लीजिए माता पिता समर्थ हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कोई दुकानदारी छोटी मोटी चला रहे हैं, तो ठीक है, वो अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन यदि ये असहाय हो जाते हैं, इनके हाथ पे चलना बंद हो जाते हैं, तो इनके लिए फिर एक ही सहारा है, वो है वृद्धाश्रम। और वो भी किस्मत से वृद्धाश्रम अच्छा मिल जाए तो ठीक, वरना जिनकी सेवा बच्चे न कर पाए, उनकी सेवा ये तथाकथित समाज सेवी कहां तक कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा सब समाज सेवी एक जैसे ही है। मैंने कई वृद्धाश्रम ऐसे भी देखे हैं, जैसे सेवा भारती का एक वृद्धाश्रम है यहाँ पे भोपाल में, मैंने स्वयं देखा है। वहाँ वृद्धों की सेवा माता पिता की तरह की जाती है, तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये स्थिति अच्छी नहीं है। माता पिता को जो सुख संतान के साथ में प्राप्त होता है, वो किसी भी सेवा से प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसे में इन युवतियों को सोचना चाहिए। कैसी युवती? जो इस मामले में मुख्य आरोपी है कि उसका पति अपनी माता को, विधवा माता को, बेसहारा माता को, बुजुर्ग माता को उसके हाल पर छोड़ के घर जमाई बन जाए। ऐसी युवतियों को एक बार सोचना चाहिए। उनका एक कदम दो परिवारों को तबाह कर देता है, तहस नहस कर देता है। अच्छा, मैं इन महिलाओं से, मैं बार बार कह रहा हूं, सबके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन अधिकांश जो महिलाएं इस तरह के कृत्य करती हैं, उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि यही हरकत उनके मायके में उनकी भाभी अपने सास ससुर के साथ करें तो इन्हें कैसा लगेगा? अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं रहा, बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है, ऐसा हो रहा है। एक लड़की अपनी ससुराल में अपने सास ससुर को प्रताड़ित करती है, या तो अपने पति को उनसे अलग कर लेती है, या सास ससुर को धक्का देके बाहर निकाल देती है। उस लड़की के मायके में यही कृत्य उसके माता पिता के साथ हो रहा होता है। वहां किसी और घर की बेटी आके
उस घर को तबाह कर रही होती है। लेकिन ताज्जुब है, ये मूल इकाई फिर भी सीखने तैयार नहीं है कि जैसे मैं किसी के माता पिता को तड़पा रही हूं, वैसे ही कोई मेरे माता पिता को भी तड़पा रहा है। कम से कम मुझे अब तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, बेहद दुख की विषय, बेहद खेद का बात है, ऐसा हो रहा है। अधिकांश परिवारों में ऐसा हो रहा है कि सास ससुर को या तो निकाल दिया जाता है या फिर बहू बेटे निकल जाते हैं। और मरना किनका होता है? बुजुर्गों का, जो या तो मृत्यु पर्यंत संघर्ष करते रहते हैं या फिर जब असहाय हो जाते तो किसी वृद्धाश्रम में जाके अपना अंतिम समय काट रहे होते हैं। नतीजा विध्वंस, अनिष्ट, बिखराव। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जो लोग अपनी युवावस्था में अपनी बुजुर्ग पीढ़ी के साथ में ऐसा कर रहे होते हैं, क्या उनको नहीं मालूम बुढ़ापा उनका भी आना है? और जब उनका बुढ़ापा आएगा तो वो क्या उम्मीद करते हैं? उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनकी बहुएं उनकी सेवा करने वाले हैं। लिख के देता हूं, नहीं करेंगे। ये विधि का विधान है, आप जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। यदि हमने अपने माता पिता की सेवा की है तो ही उम्मीद करें कि हमारे बेटे या बेटी या हमारे बहू या हमारे दामाद हमारी सेवा कर लेंगे। लेकिन यदि हमने अपने माता पिता की सेवा नहीं करी है तो हम चाहे करोड़पति हो जाएं, सारे संसाधन हमारे आसपास आ जाएं, लेकिन हम बच्चों की सेवा प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं तो कहूंगा हर बहू को, हर बेटी को मेरे इस कंटेंट को व्यक्तिगत लेने की आवश्यकता है और लेना भी चाहिए। यदि मैं किसी एक महिला, किसी एक युवती को भी सकारात्मक माहौल में ढाल पाया तो मैं मानूंगा मेरा कंटेंट सफल हो गया, मेरी मेहनत सफल हुई। ईश्वर करे हर बेटी, हर बहू अपने परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करने वाली सिद्ध हो। बस इसी मनोकामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज विराम लूंगा, फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।